Good morning students. So this is Vibha Parekh and today we are going to continue our chapter solutions and colligative properties. तो पहले के lectures में हम काफ़ी सारे डिटेल में बहुत जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सॉल्यूशंस को लेकर और कुछ हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट जिसमें कि हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है उनको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था. ओके, सो टुडे वी विल बी मूविंग ऑन टू अ वेरी डिफरेंट टॉपिक जो इससे रिलेटेड तो नहीं है जो अभी तक हमने पढ़ा है. इट्स अ डिफरेंट टॉपिक बट यस इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जहां से कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक अच्छे क्वालिटी के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. ओके, सो टुडे बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको कि हमें डिस्कस करना है. सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किनको हैं और ये जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है मैं आपको बता देती हूँ. RLVP का मतलब है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. EBP से हमारा मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मैटिक प्रेशर. ठीक है, तो ये 4 हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहने वाली है जिनको कि आज हम डिस्कस करेंगे. इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं इन प्रॉपर्टीज में व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन आउट ऑफ इट उसको हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके लिए थोड़ा सा नया नाम होगा, आपने हो सकता है इससे पहले ये नाम कभी ना सुना हो. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बहुत सिंपल सी चीज है. कई सारी प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि एक हमारा सोल्यूशन है. ठीक है, हमने एक सोल्यूशन को फॉर्म किया. एक सोल्यूशन के अंदर एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए यानी कि कम से कम वो एक बाइनरी सोल्यूशन होना चाहिए. तो उस बाइनरी सोल्यूशन में एक सॉल्यूट प्रेजेंट है, एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है. तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब एक सिंपल एक कोई प्योर लिक्विड भी आपका होता है तो उसकी भी अपनी कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज तो होती ही हैं. जब हम उन्हीं सॉल्वेंट या फिर किसी सॉल्यूट को मिला के एक सोल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये सोल्यूशन कुछ ना कुछ फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को कैरी करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न केमिकल प्रॉपर्टीज पे नहीं है. वी विल मोस्टली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बहुत सारी डिफरेंट हो सकती हैं कि आपका सरफेस टेंशन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, विस्कोसिटी क्या है, कई सारी इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. बिल्कुल जैसे ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसी तरह से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी ये 4 भी हैं जिसमें से आपको नाम तो समझ में आ ही रहा है. ये है वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ जिसको हमने अभी थोड़ा टाइम पहले ही डिस्कस किया था. ये है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ जो हम ऑलरेडी जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. ये है फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड, ये भी हम अच्छे से जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. और ये है ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी आपने कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस प्रोसेस को पढ़ रखा है. तो ये सारी चीजें हमारे लिए जानी पहचानी है. बस हमें समझना ये है कि एक जो आपका नॉर्मल सॉल्वेंट है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि लेट्स से कि हमारे पास क्या है, वाटर है. ठीक है, वाटर है कौन, H2O. मैंने एक बीकर के अंदर सिंपली वाटर को रख रखा है. ठीक है, तो वाटर की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी अपनी कुछ विस्कोसिटी होगी, इसका अपना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका अपना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसका कुछ अपना ऑस्मोसिस. जब हम इसको किसी और के साथ रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ ऑस्मोसिस शो करेगा यानी कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, कुछ इसका अपना वेपर प्रेशर होगा. ठीक है, ये एक प्रॉपर प्योर लिक्विड की बात हो रही है. बट इन दिस चैप्टर वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द सोल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी. इसका मतलब हमें एक प्योर लिक्विड से खास मतलब नहीं है. अब मैंने लेट्स से कि इस वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट भी ऐड कर दिया. ठीक है, यानी कि कुल मिला के मैं ये कह सकती हूं कि मैंने एक सोल्यूशन बना लिया. ठीक है, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है वो. मैंने कुल मिला के एक सोल्यूशन बना लिया यहाँ पे, सॉल्यूट ऐसा जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाए. अब मैंने सेम इसी बीकर में उसको पुट किया. ठीक है, हो सकता है कि इस बार जब मैंने एक सोल्यूशन बनाया तो सोल्यूशन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, हालांकि आप जानते हो कि एक जो सोल्यूशन होता है उसका यूनिफॉर्म ही कलर भी रहने वाला है ना, ये सब चीजें हम जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. तो ये जो एक हमारा सोल्यूशन बनके तैयार हुआ, दिस इज डेफिनेटली डिफरेंट इन इट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट ऑफ दिस सॉल्वेंट. जब पहली क्लास में मैं आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताती थी तब भी मैंने आपको कहा था कि एक जो सॉल्यूट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉल्वेंट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है और फाइनली जो हमें सोल्यूशन मिलता है इट विल बी ऑफ अ न्यू आइडेंटिटी. उसकी अपनी न्यू आइडेंटिटी, न्यू प्रॉपर्टीज होंगी. ठीक है, तो यही जो प्रॉपर्टीज है हम यहाँ पे इनकी बात करने वाले हैं कि जो भी इसका लेट्स से वेपर प्रेशर यहाँ होता था, कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर भी रहा होगा, कुछ इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी रहा होगा,
कुछ इसका बॉइलिंग पॉइंट भी रहा होगा, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं, लेट्स से सरफेस टेंशन भी कुछ ना कुछ होगा, इसकी कुछ विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी को अपन कैसे शो करते हैं, ईटा से, तो कुछ इसकी विस्कोसिटी भी रही होगी, बहुत सारी चीजें, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा, आप ये सब चीजें लिख सकते हो। पर उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है। इतना तो डेफिनेट है कि जब हम एक यहां से यहां जा रहे हैं, एक सोल्यूशन बना रहे हैं, तो इन सभी प्रॉपर्टीज में कुछ तो वेरिएशन आएगा। हो सकता है कि फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाए, हो सकता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए, अभी हम नहीं जानते, ठीक है, अभी हम लोग कोई डिस्कस नहीं करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है कि ज्यादा होता है। मैं बस आपको एक जस्ट एक चांस बता रही हूँ कि जब आपने एक सॉल्वेंट से सोल्यूशन बनाया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज में पॉसिबिलिटी है सोल्यूशन बनने के बाद में कि वो कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको जब हम जिनसे सोल्यूशन बनाते हैं तो उनके अंदर एक डेफिनेट चेंज आपको देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन हो सकता है कि किसी लिक्विड के ऐड करने से कम या ज्यादा हो जाए, ईटा यानी विस्कोसिटी हो सकता है कि कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि एक डेफिनेट फैशन में ही आपको एक डेफिनेट पैटर्न में ही चेंज इनके अंदर देखने को मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी सॉल्यूट, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूट किसी के अंदर कुछ ज्यादा हो, किसी के अंदर कम, लेकिन सॉल्यूट के नेचर पे नहीं, सॉल्यूट की क्वांटिटी पे वो डिपेंड करेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, quantity of solute is an important factor। ये कुछ 4 ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सॉल्यूट के नेचर पे नहीं बल्कि सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, और उस तरह से जो भी पॉसिबल वेरिएशन है वो इस सोल्यूशन के अंदर लेकर आती है। क्लियर है? यानी कि अगर मैं कोई एक सोल्यूशन ऐसा बना रही हूं जो कि शुगर का सोल्यूशन है या फिर सॉल्ट का सोल्यूशन है, इससे फर्क नहीं पड़ता अगर वो सेम क्वांटिटी में है, सेम नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, सो दे विल बी गिविंग अ सिमिलर काइंड ऑफ अ चेंजेस इन द सोल्यूशन। क्लियर? तो आज हमारा जो बेसिक मकसद रहेगा वो है इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने का, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो वेपर प्रेशर है, ये हम देखते हैं कि इसमें कुछ लोअरिंग हो जाती है जब हम एक सॉल्वेंट से सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। सो वी सी दैट कि वेपर प्रेशर में कुछ लोअरिंग हो जाती है, जो मैंने आपको कहा कि एक डेफिनेट चेंज ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। देन कमिंग ऑन टू द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका भी क्या हो जाता है, डिप्रेशन, इसकी भी हो जाती है लोअरिंग जब हम एक सॉल्वेंट से सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, है ना। ये तो आपको समझ में आई है, दिस इज फॉर द सॉल्वेंट and this is for the solution। क्लियर? और नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे कि हम किसी भी तरह का सोल्यूशन बनाएं, किसी भी सॉल्यूट को डाल के बनाएं, हमारे सोल्यूशन के बनने के वक्त पे बॉइलिंग पॉइंट में कुछ राइज होने वाला है। क्लियर? तो ये 4 प्रॉपर्टीज आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको क्या समझ में आया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, सो आप एक सिंपल सी लाइन में ये चीज लिख सकते हैं, the properties that depends only on the moles, या फिर आप क्वांटिटी भी लिख सकते हो, इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज आ सकती हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ऑन द मोल्स ऑफ द solute present in the solution and not on the nature of the solute। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमारे सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। ये मोल्स में आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख सकते हो। अल्टीमेटली आप देखोगे कि सबके अंदर कहीं ना कहीं हम उनके मास की ही बात कर रहे हैं, हम उनकी क्वांटिटी की ही बात कर रहे हैं। किसकी? सिर्फ सॉल्यूट के, सॉल्वेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये 4 वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो दैट विल बी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन ऑस्मोटिक प्रेशर
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इन 4 प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये ही डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे लिखी है आप उसको उधर कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, कौन से 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है मैं पूरा नाम लिखकर एक बार आपको बता देती हूँ। रिलेटिव, ताकि आपको पहले से एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसी को मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है, RLVP। तो अगर कहीं पे भी आगे मैं RLVP यूज करती हूँ, सो दैट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग ऑफ दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंडली वी विल बी टॉकिंग अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब साफ ही आपको समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट की हम कुछ बात करने वाले हैं। तो आगे के पूरे लेक्चर में अगर कहीं पे भी मैं EBP बोलूं, सो दैट मीन्स दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Thirdly, we will be seeing depression in freezing point. Depression in freezing point. DFP. So DFP represents to depression in freezing point. And fourth and the last is osmotic pressure. और हम ये कहेंगे कि ये जो चारों ही प्रॉपर्टीज हैं, ये जो चारों ही हमारी प्रॉपर्टीज हैं, दीज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी किसके, सॉल्यूट के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती हैं, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती हैं, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती हैं। यानी हर वो क्वांटिटी जिसमें कि कहीं ना कहीं सॉल्यूट की क्वांटिटी का आपको आइडिया मिले। वॉल्यूम की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इन्हीं की जिनमें मास का हमें एक आइडिया मिले उसके ये डिपेंडेंट हो सकती है। क्लियर है? और सिर्फ सॉल्यूट की इन्हीं चीजों के, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑन द नेचर, मतलब किस तरह का आप सॉल्यूट ले रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? सो आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। एंड इफ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको आज शॉर्ट में मैं एक बार आपको फिर से डिस्कस कर दूंगी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी है? अगेन RLVP, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ओके। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। देखो, वेपर प्रेशर के क्या होता है, इसको मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि यहाँ पे लेट्स से कि मैंने एक प्योर सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, ये मेरा एक कंटेनर है जो कि ऑब्वियसली मुझे क्लोज करना होगा, बट क्लोज करने से पहले मुझे उसके अंदर अपना सॉल्वेंट ऐड करना होगा। ठीक है, सो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ सॉल्वेंट ऐड किया। सो दिस इज माई सॉल्वेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ अ सॉल्वेंट, तो ये है एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, इसका मतलब इसके कुछ वेपर प्रेशर, इसके कुछ वेपर पार्टिकल्स भी बनेंगे जो इसके ऊपर कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगे। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते थे, लेट्स से अगर मैं इसको A नाम दे देती हूँ, A कंपोनेंट, सो द प्रेशर, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज व्हाट, P0 A। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या कर दिया कि इसके अंदर मैंने कुछ सॉल्यूट भी ऐड कर दिया। किस तरह का सॉल्यूट? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस टू मच। ठीक है, तो ये मेरा अगेन एक क्लोज्ड कंटेनर है, लेकिन कंटेनर को क्लोज करने से पहले हमने इसका एक सोल्यूशन बनाया था एंड लेट्स से दैट दिस इज माय सोल्यूशन। ठीक है, अब इस सोल्यूशन में और पहले वाली जो चीज थी उसमें फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि पहले यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो सभी के सभी जो सरफेस पे बैठे थे, दे बिलोंग टू दी वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन अगर अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे वॉलेटाइल सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो तो प्रेजेंट हैं ही हैं, और साथ ही हमारे क्या हैं, कुछ सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो आपको ये बीच में ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे होंगे। और सॉल्यूट हमारा कैसा है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब कि इसके तो कोई वेपर्स हमें नहीं मिलने वाले, सॉल्यूट तो कोई वेपर्स नहीं देगा, तो वेपर हमें सिर्फ और सिर्फ किसके मिलेंगे, सॉल्वेंट के, है ना।
लेकिन अब जो सॉल्वेंट के वेपर्स हमें मिलेंगे वो पहले से नंबर में कुछ कम हो चुके होंगे। द रीजन बीइंग कि यहाँ पे सभी पार्टिकल्स सरफेस पे इसी के बैठे थे जो कि इजीली इवेपोरेट हो सकते थे, बट अब यहाँ पे सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स आ गए। सो पर यूनिट एरिया यू विल सी दैट द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओवर द लिक्विड सरफेस आर डिक्रीज्ड। अब जब वो कम हो गए तो वेपर में जाने वाले पार्टिकल्स का भी नंबर कम हो जाएगा। जब इनका नंबर कम हो जाएगा सो वी एक्सपेक्ट कि जब पार्टिकल्स ही कम है तो प्रेशर लगाने वाली स्पीशीज ही बहुत कम हो जाएंगी। जब वही बहुत कम हो गई तो फिर वेपर प्रेशर कम हो गया। तो जो भी इनसे वेपर प्रेशर लगेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद PA। याद है, इसको हम बोलते थे वेपर प्रेशर ड्यू टू द प्योर लिक्विड, और इसको हम बोलते थे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन दिस सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा सॉल्यूशन जिसके अंदर वॉलेटाइल तो सॉल्वेंट है प्लस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। क्लियर है? सो आई थिंक दिस पार्ट इज फाइन। ओके, तो इतनी कहानी अगर हम समझते हैं तो हम आगे ये भी समझ जाएंगे कि रिलेटिव लोवरिंग को कैसे निकालना है। देखो, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि जो P0A है वो PA से ज्यादा है। ठीक है, अभी सब कुछ मैं आपको थियोरेटिकली समझा रही हूँ, अभी हम इक्वेशन से देखेंगे। सो P0A इज मोर देन दैट ऑफ PA। ठीक है, इसका मतलब यहां से यहां जाने पे कुछ लोवरिंग तो हो रही है, तो इसका मतलब लोवरिंग तो हो रही है, ये तो मुझे बात समझ में आ गई। रिलेटिव लोवरिंग का मतलब ये है कि वो जितनी भी लोवरिंग हो रही है विद रेस्पेक्ट टू कि इनिशियली सॉल्वेंट में कितनी प्रेजेंट थी, है ना। तो इनिशियली हम जानते हैं कि मैक्सिमम कितनी प्रेजेंट थी, इतनी प्रेजेंट थी। मैंने आपको कल भी बताया था कि कभी भी आप कोई चीज रिलेटिवली निकालते हो तो जो भी मैक्सिमम, जो एक आइडियल सिचुएशन होती है उससे कंपेयर करके हम निकालते हैं। अब यहाँ पे आइडियल सिचुएशन तो हमारी P0A थी, तो हम लोग रिलेटिव लोवरिंग इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो हम इसको निकालने के लिए विद रेस्पेक्ट टू P0A करेंगे, और लोवरिंग का मतलब हो जाएगा P0A माइनस PA। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। और वेपर प्रेशर क्या है, दीज ऑल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट टू द वेपर प्रेशर। ठीक है, अब मुझे इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो वो मैं किस तरह से करूंगी। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, डेल्टा P, अगर कभी भी हम डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं तो डेल्टा P से बताते हैं। तो अगर मैं ये देखना चाह रही हूँ कि सॉल्वेंट से सोल्यूशन बनाने पे कितनी लोवरिंग हो रही है, तो भी मैं उसको डेल्टा P ही लिखूंगी। ठीक है, सो डेल्टा P रिप्रेजेंट्स टू द लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर। इनिशियली जो हमारा सॉल्वेंट था उसका P0A वेपर प्रेशर रहा था। जब हमने सोल्यूशन बना दिया तो वेपर प्रेशर कुछ कम हो गया, जिसको कि हमने पार्शियल वेपर प्रेशर कहा ड्यू टू द कंपोनेंट A। कोई दिक्कत नहीं। अब हम सब पढ़ चुके हैं राउल्ट्स लॉ को। राउल्ट्स लॉ में हमने क्या देखा था, राउल्ट्स लॉ याद होगा आप लोगों को, राउल्ट्स लॉ कल हमने देखा था। सो द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू एनी ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन द प्योर लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ इट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यही देखा था हमने। ठीक है, तो ये था हमारा राउल्ट्स लॉ। उसी को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। सो दिस इज P0A माइनस P0A काई A, काई मतलब मोल फ्रैक्शन। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब यहाँ से P0A को मैं क्या ले सकती हूँ, कॉमन। सो दिस बिकम्स 1 माइनस काई A। अब जब मेरे सोल्यूशन में कंपोनेंट ही कितने प्रेजेंट है, 2 ही कंपोनेंट है। देखो, सॉल्वेंट है जिसको कि मैंने A बोल दिया, सॉल्यूट है जिसको कि मैंने B बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे में ये क्या निकल के आ गया, P0A काई B, है ना। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1। जब 2 ही कंपोनेंट हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दूंगी तो वैल्यू कितनी आएगी, यूनिटी। पढ़ा था हमने यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में। सो दिस बिकम्स व्हाट, डेल्टा P इक्वल टू P0A काई B। ठीक है, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझ में आती है कि कितनी लोवरिंग हो रही है, दैट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्योंकि B क्या है, B कंपोनेंट देखो ध्यान से, B कंपोनेंट ये है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, राइट। तो इसका मतलब डेल्टा P कितनी लोवरिंग हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल
solute in solution. क्लियर है? सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। और ये जो हमने निकाला डेल्टा P इक्वल टू P नॉट A काई B, ठीक है, इस इक्वेशन को हम कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम क्या कह देंगे? सो दिस इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंट्स टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट ध्यान से देखो यार, हमें तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना था, हमने तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल दिया। हमें क्या निकालना था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम रिलेटिवली निकालते हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? जो हमारी आइडियल सिचुएशन है, यानी कि ए कॉम्पोनेंट सबसे ज्यादा किस टाइम पे वेपर प्रेशर क्रिएट करता था उसके रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब मुझे तो P नॉट ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो सिंपल सी चीज है, मैं क्या करूंगी, ये जो डेल्टा P इक्वल टू P नॉट ए काई B मेरे पास आया है, उसमें अगर मैं P नॉट ए को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाऊं तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सो P नॉट ए काई B, सही है ना? तो ये जो मेरे पास में इक्वेशन आई, दिस रिप्रेजेंट्स टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो बेसिक इक्वेशन तो हमारी यही है जो कि हमको ध्यान रखनी है, बट आपसे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिए जाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, आप बस इतना ध्यान रखो, बाकी का आगे का तो आप खुद ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा P किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए माइनस PA, ठीक है, डिवाइडेड बाय P नॉट ए। तो ये तो इतना पार्ट हो गया। अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं तो, और वो क्या चीज है? वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कुछ ऐसी हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है? अब मुझे ये पता है कि जनरली क्या होता है ना, सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्यूट होता है वो आपका काफी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब कि अगर मैं A जो कि हमारा सॉल्वेंट है उसके रेस्पेक्ट में अगर B की क्वांटिटी को देखूं, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज बीन सीन कि जो आपका सॉल्यूट होगा ना वो काफी कम होगा इन कंपैरिजन टू द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो ऐसे में अगर NB काफी कम होता है हमारे, अगर नहीं है कम तो आप इस पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम 50% इथेनॉलिक सोल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो कि इथेनॉल के हैं वो बिल्कुल रेस्पेक्टेबल वे में है विद दैट ऑफ द मोल्स ऑफ द वाटर। इसका मतलब कि वहां पे आप इस NB को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल वैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, सो इथेनॉल इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आपके सॉल्यूट के मोल्स वाकई कम है तो आप इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको बस एक पॉसिबिलिटी दिखा रही हूं ऐसा करके। तो अगर हमारे नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कम होते हैं A से, तो उस केस में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इन दैट केस द इक्वेशन वी गेट इज PA बाय P नॉट A, और ये हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। क्लियर है? तो ये भी एक इक्वेशन आपके पास निकल कर आ जाएगी, ठीक है? अगर डायरेक्टली आप चाहो कभी की जरूरत हो तो आप सिंपली इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। और हम क्या कर सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखा देती हूँ, उसी को बेसिकली अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, है ना, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। इसी इक्वेशन को अगर फर्दर मैं क्या करूं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं और ज्यादा इसको एक्सपैंड करूं, तो मैं क्या कर सकती हूं कि P नॉट A माइनस PA बाय P नॉट A। अब आप खुद सोचो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है? और साथ में मैं क्या लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट भी है, तो गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट।
तो क्या ये एक और इक्वेशन मेरे पास नहीं आ गई? सो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली यूज। अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ इतना याद करना ही हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है, आगे तो हम सब कुछ निकाल ही सकते हैं। बट व्हाई आई एम गिविंग यू दिस इक्वेशन इज कि जब हमने शुरू किया था आई हैव रिटन समथिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। कई बार क्या होता है ना कि जब आप एक सोल्यूशन को बना रहे हो, आपको ऐसी कंडीशन दी जा सकती है जहां पे कि आपने एक सोल्यूशन को प्रिपेयर किया, आपको ये पता चल गया कि लोवरिंग कितनी हो रही है वेपर प्रेशर में, ठीक है, आपको सब कुछ चीजें पता चल गई, बट यू डू नॉट नो कि उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो है कौन, है ना। तो ऐसे केस में मोलर मास, अगर आप मोलर मास निकाल लेते हो, यानी कि इस चीज को अगर आप निकाल लेते हो, सो यू कैन आइडेंटिफाई द सॉल्यूट बीन एडेड टू द सोल्यूशन, ठीक है। वो जो सोल्यूशन बना है वो किस सॉल्यूट से बना है, उसका कुछ आइडिया आपको उसका मोलर मास निकाल के मिल सकता है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग मोलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर आप मोलर मास यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हो, ऑल्दो अब इतना सा काम तो आप कर ही लोगे, सो दैट बेसिकली ये चीज हमारी यहाँ चली जाएगी। सो दिस वुड बी MA एंड WA, और ये मैं इसको P0 A यहाँ लिख देती हूँ, एंड दिस इज व्हाट डेल्टा P ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस, क्योंकि वो डिपेंड ही किस पे करती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पे। तो आप इनडायरेक्टली या वाइस वर्सा फॉर्म में अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है तो आप उस सब्सटेंस के लिए उस सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो आई होप आप ये वाइस वर्सा वाली चीज समझ गए हो कि मैंने आपसे ये कहा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि डिपेंड करती है किस पे, कहीं ना कहीं जो मोल्स हैं या फिर मोल्स ही है स्पेशली वैसे तो, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता है तो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है तो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वाइस वर्सा थिंग, ठीक है। तो ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होने वाला है। क्लियर? ओके, सो आई होप दैट दिस इज, हाँ, यहाँ पे आपको कौन कौन सी इक्वेशंस ध्यान रखनी है। अगर सिंपली आपसे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछते हैं, सो दिस इज द इक्वेशन यू शुड रिमेंबर। अगर आपसे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछते हैं, देन दिस इज द इक्वेशन, और ये दोनों इक्वेशन भी रिलेटिव लोवरिंग को ही शो करती हैं, एंड दिस इक्वेशन इज बेसिकली for the calculation of the molar mass. So you can also remember this equation, otherwise it is not important, आप वहां से उसको derive भी कर सकते हो। Clear? Okay. So now moving on to one of the question, let's see कि किस तरह से हमें इन questions को solve करना है। So the vapor pressure of the pure benzene, ठीक है, vapor pressure की बात हो रही है किसके, pure benzene की, तो क्या मैं इसको P0 benzene ऐसे लिख सकती हूँ? Okay. So the vapor pressure of the pure benzene at a certain temperature is 0.850. Temperature तो हमें नहीं given, लेकिन 0.850 बार हमें given है क्या, the vapor pressure of the pure benzene. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 ग्राम। अब solute की यहाँ पे बात हो रही है, देखो solute को मैंने अधिकतर टाइम B ही लिखा है, तो मैं यहाँ पे B ही कंसिडर करती हूँ। तो weighing कितना वेट है उसका दे रखा, so that is being given 0.5 ग्राम, ठीक है। ओके, सो व्हेन एडेड टू 39 ग्राम्स ऑफ द बेंजीन, ठीक है, और कितना है, लेट्स से मैं बेंजीन को ए कंपोनेंट बोल देती हूँ, है ना, क्योंकि मैंने उसको भी लिया है सॉल्यूट को। सो ए कितना गिवन है हमें, 39 ग्राम। क्लियर? और उसका मोलर मास भी आपको गिवन है। सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन देन इज 0.845। तो इन्होंने आपसे ये कहा कि जो वेपर प्रेशर निकल कर आता है ऐसे सोल्यूशन का, है ना, वो कितना आ रहा है आपका, 0.845 बार। क्लियर? सो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस? तो हम इसका मोलर मास किस तरह से निकालेंगे, किसकी बात हो रही है, सॉलिड की। ये जो है ना, इसी का हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर आपको प्योर सॉल्वेंट का गिवन है। तो देखो, हमने ये इक्वेशन देखी थी रिलेटिव लोवरिंग की, P0A इज इक्वल टू Chi-B, ठीक है। इस इक्वेशन को फर्दर अगर एक्सपेंड करूं, सो दिस विल बिकम P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट।
ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमसे कहा गया है कि हमें फाइंड आउट करना है ये चीज, इसका मतलब बाकी चीजें हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में गिवन होंगी। लेट्स सी दैट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, चलो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये हमें गिवन है 0.5 ग्राम। WA हमें कितना गिवन है, सो दैट इज 39 ग्राम। MA यानी कि मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज बीन गिवन कितना, 78 ग्राम। ठीक है, P0A यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन, तो ये हमें कितना गिवन है, 0.850 बार। ठीक है, और दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो 0.850 बार। और क्या हमें सोल्यूशन का गिवन है, सो यस इट इज आल्सो गिवन, ये कितना है, 0.845 बार। यानी कि हमें सब कुछ गिवन है, तो क्या हम सिंपली इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते? यस वी कैन डू दैट। ठीक है, तो बस आप इसको जब सॉल्व करोगे फॉर MB यू विल गेट द आंसर। आई हैव ऑलरेडी रिटन द आंसर, इट इज 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देखो, सिंपली आपको इस इक्वेशन को यूज करना था। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि कौन सी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि बोलते आ रहे हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने इवन देखा भी है घर में, जब हमने पानी को गर्म किया था तो गर्म करने पे आपको कुछ टाइम बाद में, जब शुरुआत में आप उसको रखते हो किसी वेसल के अंदर, तो पानी जो है वो बॉयल नहीं होता, पर एक सर्टेन टेम्परेचर पे रीच करने के बाद में वो क्या होने लग जाता है, बॉयल होने लग जाता है। धीरे धीरे आपको उसमें से भाप निकलती हुई, स्टीम निकलती हुई दिखाई देती है। अगर आप उस टाइम पे थर्मोमीटर उसके अंदर रखोगे तो आप देखोगे दैट द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस को रीच कर चुका है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि वो उस पॉइंट पर बॉइल करना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट है क्या, देखो जब तक हम छोटे बच्चे थे तब तक हमें ये कहा जाता था कि जिस पॉइंट पे कोई लिक्विड जो है वो बॉइल करने लग जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि लिक्विड से वो वेपर फेज में जाने लग जाए तब हम उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। बट अब नाउ बिकॉज वी आर इन द 12th क्लास, सो वी नीड टू बी मोर स्पेसिफाइड इन आवर लैंग्वेज, सो वी कैन से कि बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या है। वैसे तो आपको पता ही होगा, बट स्टिल लेट मी टेल यू कि बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज होती है। सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर of the solution at which the vapor pressure of the solution becomes equal to the atmospheric pressure। जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हम जानते हैं कितना है, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, है ना। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, चारों तरफ जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम सब पे लग रहा है, विच इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे जाके हमारे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, उस पॉइंट को हम उस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, उस सोल्यूशन के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, लिक्विड के लिए बेसिकली हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हुई हमारी बॉइलिंग पॉइंट की। बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट तो ठीक है, लेकिन एलिवेशन क्यों हो जाता है जब हम सॉल्वेंट से सोल्यूशन में जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम सभी जानते हैं, इट इज व्हाट 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर कैल्विन में बोले सो दिस इज व्हाट 373.15 कैल्विन के आसपास होता है। क्लियर। अब जब हम लोग वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, यानी कि हम क्या बना रहे हैं, एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मेरा क्या बन गया, एक सोल्यूशन। तो हम क्या देखेंगे कि सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी उसमें ऐड की गई है, बेस्ड ऑन दैट जो बॉइलिंग पॉइंट है अब दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हमारा पहले से राइज हो रहा है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम अ सॉल्वेंट टू दैट ऑफ सॉल्यूशन, इस वजह से हम इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
क्लियर? तो यही हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम किस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये किस पर डिपेंड होने वाली है? ऑन द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई है कि डेल्टा टीबी का मतलब क्या हो गया? डेल्टा टीबी यानी कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि इसमें हो जाता है कुछ एलिवेशन। इसका मतलब कि अगर पहले वाला जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट था यानी कि टीबी, ठीक है, एक है मेरा टीबी और एक है टीबी नॉट। टीबी नॉट का तो मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है यानी कि वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टीबी नॉट से। ठीक है, नॉट जब भी लगा हुआ उसका मतलब हम प्योर फॉर्म की बात कर रहे हैं। टीबी का मतलब क्या हुआ कि अब हमने इसी का कुछ सोल्यूशन बना लिया। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो डेल्टा पी की टीबी क्या चीज हो गई? सो डेल्टा टीबी इज कितना चेंज आया इन द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन फ्रॉम सॉल्वेंट वी हैव मेड द सॉल्यूशन। ठीक है, जब हमने सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया तो मैंने आपसे भी कहा था कि इसमें कुछ एलिवेशन आता है। इसका मतलब कि क्या मैं इसको टीबी माइनस टीबी नॉट लिखूंगी? ठीक है, तो टीबी नॉट माइनस टीबी मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टीबी यानी कि जो हमारा सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट एक प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा है, एलिवेशन हो रहा है ना, इस वजह से मैंने टीबी माइनस हायर माइनस लोअर क्वांटिटी को रखा है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गया हमारा डेल्टा टीबी। अब एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई है दैट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, एम क्या चीज है यहाँ पे? सो एम इज मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूट की और उसमें क्वांटिटी वैसे ही आ गई क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हमने मोलैलिटी क्या पढ़ा था। सो मोलैलिटी इज द गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। यही पढ़ा था हमने मोलैलिटी को। ठीक है, तो जो डेल्टा टीबी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मोलल कॉन्सेंट्रेशन में ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा डेल्टा टीबी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर? अब जैसे कि यहाँ पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपको साइन दिख रहा है, जैसे ही हम इस साइन को रिमूव करेंगे तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होगा। तो हम जो यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं उसको हम बोलते हैं KB। अब ये KB क्या चीज है? सो KB इज ऑल्सो नोन एज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मैं यहाँ पे साइड में कहीं लिख देती हूँ या फिर यहीं पे लिख देते हैं एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, बस एक ये नाम दे रखा है। और इसी को ही हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ इतनी सी इक्वेशन को याद रखो और ज्यादा कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो अगर आपसे क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट तरीके से पूछ लिए जाते हैं तो कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है इसी इक्वेशन की, वो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ यहाँ पे। ओके, तो जो हमें बेसिक इक्वेशन मिली है वो कौन सी है? ये डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBM। ये तो हमारी मेन इक्वेशन हो गई जिसके लिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको इसको जरूर याद रखना चाहिए। उसके अलावा अब हम इसको कैसे कैसे मोल्ड कर सकते हैं इस इक्वेशन को? तो देखो, डेल्टा टीबी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दैट दिस इज व्हाट, दिस इज टीबी माइनस टीबी नॉट। क्लियर? तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर मैं जो ये मोलल कॉन्सेंट्रेशन है इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? सो दिस विल बिकम दिस, राइट? तो ये हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, बट लेट्स से कि मेरे को जो मास गिवन है वो ग्राम्स में गिवन है, और अगर मैं इसको भी फर्दर एक्सपेंड कर दूं तो मेरे पास में कौन सी इक्वेशन निकल के आती है? सो आई विल गेट, जो फाइनल इक्वेशन मेरे पास आएगी कब? जब ये मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया और साथ में मैंने मास ऑफ द सॉल्वेंट को भी ग्राम्स में कंसिडर किया। हो सकता है आपको केजी में गिवन हो, अगर केजी में गिवन हो सो यू विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन। अगर केजी की जगह अगर आपको ग्राम्स में सॉल्वेंट गिवन है सो यू विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन। सो गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और ये हो गया आपका गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स, और इसीलिए इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया सो दैट वी कैन गेट द क्वांटिटी इन किलोग्राम. ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो समथिंग दैट यू विल बी फाइंडिंग इन मेनी ऑफ द बुक्स and this is also important. So I would suggest that you only remember these two equations out of this topic. ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा टीबी को. और डेल्टा टीबी क्या होता है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. डेल्टा टीबी इज एलिवेशन. एलिवेशन अगर आपके दिमाग में रहेगा ना, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, सॉल्वेंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सोल्यूशन का, क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन होगा. क्लियर? सो दिस इज इंपॉर्टेंट. और ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि इसको एब्लोस्कोपिक या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं. क्लियर? ओके.